हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम क्लास 10th का साइंस का जो 4th चैप्टर है उसका ये मेरा सेकंड पार्ट है, जिसमें हम देखेंगे तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण का मेंडलीव आवर्त सारणी की सीमाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो मेंडलीव की आवर्त सारणी है उसकी हम लाभ तक देख लिए थे। अब ये क्या है, उसकी सीमाएँ कि उसकी सीमाएँ कहाँ कहाँ तक थी। तो उसने जो तत्वों को रखा वो पूरे तत्वों को रख पाया कि नहीं रख पाया, ये सब के बारे में देखेंगे। तो फर्स्ट है हाइड्रोजन का स्थान अनिश्चित। इसी से पता चल जा रहा है कि जो हाइड्रोजन था फर्स्ट नंबर पे उसे रखा गया, उसका कोई स्थान ही नहीं था। हाइड्रोजन क्षार धातु के आयन एन सोडियम और पोटेशियम की भांति H+ आयन और हैलोजन आयन क्लोरीन और ब्रोमीन के भांति H- आयन भी बनाता है। इसलिए यह निश्चित नहीं किया जा सका कि उसे किस वर्गों में रखा जा सके। दूसरा क्या, भारी तत्वों को हल्के तत्वों से पहले रखा गया। अब इसमें क्या बोल रहा है, जो भारी तत्व हैं हल्के तत्वों से पहले रखा जाना। संयोजकता के अनुसार रखे जाने पर कुछ स्थानों पर भारी तत्वों को हल्के तत्वों से पहले रखा गया, जो मेंडलीव के नियमानुसार नहीं था। जैसे कोबाल्ट और निकेल को पहले रखा गया है ना, जो भारी तत्व हैं उनको पहले रखा गया। फिर क्या, समस्थानिकों को अलग अलग स्थान नहीं दिया गया। किसी भी तत्व के समस्थानिक के रासायनिक गुणधर्म समान किंतु परमाणु भार क्या थे, अलग अलग था उन्हें आवर्त सारणी में अलग अलग स्थान मिलना चाहिए, लेकिन उन लोगों को अलग अलग स्थान नहीं मिला। ये तीसरी उसकी सीमाएं थी। और चौथी और लास्ट सीमाएं क्या थी कि एक तत्व को दूसरे तत्वों की ओर बढ़ने पर परमाणु भार नियमित रूप से नहीं बढ़ना। यह अनुमान लगाना कठिन हो गया था कि दो तत्वों के मध्य कितने तत्व खोजे जा सकते हैं, विशेषकर जब हमारी भारी तत्वों पर विचार करते हैं तो कठिनाई होती है। फिर उसके बाद क्या है, मोसले का आधुनिक आवर्त नियम। अब जो मोसले, हेनरी मोसले नाम के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक्सरे स्पेक्ट्रम का अध्ययन किया। किसका अध्ययन किया, एक्सरे स्पेक्ट्रम का अध्ययन किया। तब उन्हें तत्वों की एक्सरे तरंग लंबाई और मेंडलीव आवर्त सारणी में तत्वों के क्रमांक के बीच संबंध दिखाई दिए। किसके बीच, तत्वों की लंबाई और जो तत्वों के क्रमांक के बीच उन्हें संबंध दिखाई दिया। मेंडलीव के समय परमाणु भार तत्वों की पहचान थी। किसकी पहचान थी, तत्वों की पहचान क्या थी, परमाणु भार। मोसले ने के काम से परमाणु के एक गुण की पहचान हुई, जिसे क्या कहते हैं, परमाणु संख्या कहते हैं, जो तत्वों की विशिष्ट पहचान बनी। आज भी ये परमाणु संख्या इम्पोर्टेंट रहता है। यदि किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को दर्शाता है। ये किसको दर्शाता है, प्रोटॉनों की। जैसे न्यूट्रॉन प्रोटॉन होते हैं, वो प्रोटॉनों की संख्या को दर्शाता है। इस आधार पर उन्होंने तत्वों के परमाणु भार के स्थान पर परमाणु संख्या को वर्गीकरण का आधार बनाने का सुझाव दिया। किसके आधार पर, परमाणु भार के स्थान पर परमाणु क्रमांक संख्या को, या है ना। उन्होंने बताया कि तत्वों के रासायनिक गुण उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर निर्भर करते हैं। जो तत्व होते हैं उनके जो रासायनिक गुण होते हैं वो किसके पर निर्भर करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास परमाणु संख्या के आधार पर होते हैं। अतः मेंडलीव के आवर्त नियम में संशोधन कर 1913 में आधुनिक आवर्त नियम बनाया गया। क्या बनाया गया, आधुनिक आवर्त नियम, जिसके अनुसार तत्वों के भौतिक और रासायनिक उनकी परमाणु संख्या के आवर्ती फलक होते हैं। ये मोसले का आधुनिक आवर्त नियम था। इसमें नियम में सबसे पहले क्या था, जो परमाणु संख्या था। अब किसी तत्व को जो है दर्शाना है तो उसके परमाणु संख्या के आधार पर दर्शाया जाए, ना कि
परमाणु भार के आधार पर, है ना। और जो तत्वों का रासायनिक गुण है उन्हें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर निर्भर करते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास परमाणु संख्या के आधार पर होते हैं। ये जो चीज़ इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये मोसले के आवर्त आधुनिक आवर्त नियम में बताया गया। अब देखिए दोस्तों, ये जो आधुनिक आवर्त सारणी है ना, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, यही इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट यही है ना। तो देखिए दोस्तों, अगर जैसे यहाँ पे H लिखा हुआ, इसके ऊपर 1 है, और इसके ऊपर इसके नीचे लिखा हुआ है हाइड्रोजन, और इसके नीचे लिखा है 1.0। तो ये जो ये एक है, ये परमाणु संख्या है, ये उसका सिंबल है, ये उसका नाम है, और ये इसका परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान है। ठीक है, ये क्या है? परमाणु संख्या। इसी चीज़ का हम जो मोसले का परमाणु सिद्धांत था वो इसी चीज़ को बोल रहा है कि परमाणु संख्या के आधार पर होना चाहिए, ना कि परमाणु भार के आधार पर। ठीक, तो सबसे पहले देखते हैं कि जैसे ये हो गया हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या है? ये अधातुएं हैं। हाइड्रोजन हो गया, जैसे कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, फास्फोरस हो गया, सल्फर हो गया, सिलिकॉन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन, एस्टेटिन, ये सब जो है ये अधातु है। और धातुएं कौन सी हैं? ये सब जो ये पूरा ये पूरा, बस केवल ये जो इन लोगों को छोड़ के बाकी यहाँ तक जो है ये क्या है? ये पूरा अधातुएं हैं। फिर उसके बाद हमने क्या क्या देख लिया? धातुएं और अधातुएं। जो ये सब है ब्रोमीन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी और टेल्यूरियम और पोलोनियम, ये सब क्या है? उपधातु हैं। ये हो गया धातु, ये हो गया धातु, ये हो गया अधातु, और ये जो है उपधातु हो गए। फिर उसके बाद क्या क्या दिया हुआ है? अब दिया हुआ है जो अक्रिय गैस होते हैं। ये जो ये वाला पूरा सीरीज है यहाँ से यहाँ तक, ये क्या है? अक्रिय गैस है। और ये जो सारी तत्व हैं इनकी जो है अभी भी खोज जारी है। तो सबसे पहले यहाँ पे हाइड्रोजन आता है, यहाँ पे हीलियम आता है, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। फिर उसके बाद आता है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलीनियम, फास्फोरस, फ्लोरीन, ये सब पूरे कर करके इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट यही है। हमें क्या याद होना चाहिए कि कौन से धातु हैं, कौन से अधातु हैं, कौन से उपधातु हैं। ये जो पूरा पीरियडिक टेबल है हमें याद कर लेना चाहिए, क्योंकि 11th-12th में ये बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसलिए हमें इसे अभी से ही याद करके रखना चाहिए। और याद होना चाहिए कि जैसे 1 लिखा है तो H लिखा हुआ है, तो ये परमाणु संख्या हो गया, ये परमाणु ये संकेत हो गया, ये उसका नाम हो गया। फिर इसके नीचे जो है परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान हो गया। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा पीरियडिक टेबल। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट यही है। अब आगे देखते हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी क्या है। बोर ने मोसले के नियम के अनुसार तत्वों को बढ़ती हुई परमाणु संख्या के आधार पर एक सारणी के रूप में व्यवस्थित किया, जिसे बोर का आवर्त सारणी कहते हैं। इसमें 92 तत्व होते हैं, और इन आवर्त सारणी का दीर्घ रूप या आधुनिक आवर्त सारणी भी कहते हैं। वर्तमान में परमाणु संख्या कितने? 52 है। वाले संशोधित तत्वों परमाणु संख्या 118 है। इन सारणी को स्थान मिल चुका। परमाणु संख्या 113, 115, 117, 118 वाले तत्वों को IUPAC द्वारा प्रस्तावित नामों में 8 नवंबर 2016 तक अंतिम रूप दिया गया। इस सारणी में 18 ऊर्ध्वखाने, इन्हें वर्ग समूह कहते हैं, और 7 क्षैतिज पंक्तियां, जिन्हें
आवर्त पीरियड कहते हैं। 18 ऊर्ध्व खाने हैं, जैसे ये ऐसे 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 करके 18 ऊर्ध्व खाने, जिसको क्या बोलते हैं हम, वर्ग कहते हैं। और ये जो इधर से इधर इधर सीधे सीधे लाइनों में जाती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, आवर्त बोलते हैं। वर्ग सीधे सीधे वाले को और ये नीचे वालों को आवर्त बोलते हैं। फिर बताया जा रहा है कि जिस प्रकार मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों में स्थिति में संयोजकता द्वारा निर्धारित की जाती, उसी प्रकार आधुनिक आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को आधार बनाया गया। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे होता है, तो अगर जैसे हाइड्रोजन का, जैसे इसका वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं 1s2 2s2 2p6, इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं। जैसे किसी का परमाणु क्रमांक 1 है तो उसका केवल आ जाएगा 1s1, जिसका 2 है तो 1s2, जिसका 4 है तो उसका 1s2 और 2s2 दोनों आ जाएगा, जिसका 10 है तो ये पूरा 1s2 2s2 और 2p6 आ जाएगा। तो s में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं और p में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं। अगर जैसे जिसका 7 है तो वो 7 इसी में नहीं आएगा, वो 2 आगे वाले में आएगा। तो इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। समूह में लेथिनम के पश्चात 14 तत्व आवर्त सारणी में नीचे स्थित हैं, जिसे लेथेनाइट समूह कहते हैं। इस प्रकार समूह 3 में एक्टिनियम के पश्चात 14 तत्व सारणी में नीचे आते हैं, जिसे एक्टेनाइट कहते हैं। इन्हें मुख्य सारणी के द्वारा दर्शाया जाता है, जिससे आवर्त सारणी का स्वरूप सुविधाजनक हो सके। आधुनिक आवर्त सारणी में एक आवर्त में स्थित सभी तत्वों में कोषों की संख्या समान होती है। अब किसी आवर्त में बाईं से दाईं जाने पर परमाणु संख्या में वृद्धि होती है, एक की वृद्धि होती है, और तो संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या में भी, एक तो परमाणु संख्या में वृद्धि होती है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या में भी वृद्धि होती है। जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन आदि तत्वों के संयोजी में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती है। अलग अलग समूह के होते हैं, किंतु इनके कोषों की संख्या समान होने के कारण ये एक ही आवर्त में होते हैं। अब विभिन्न कोषों में भरे जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर हम इन आवर्तों की तत्वों की संख्या बता सकते हैं। तो ये कोई खास ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। तो हम अगला आगे देखते हैं। अब देखते हैं हम आवर्त सारणी की विशेषताएं। आवर्त सारणी की क्या क्या विशेषताएं हैं उसको देखते हैं। जो आवर्त सारणी परमाणु संख्या के आधार पर निर्धारित है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर निश्चित किया जाता है। प्रत्येक तत्वों की विभिन्न तत्वों के गुण में क्रमिक परिवर्तन के आधार पर स्पष्ट किया जाता है। हाइड्रोजन के द्वारा ऋण आयन मतलब वो जो एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, और धन आयन मतलब एक इलेक्ट्रॉन वो देता है। दोनों बनाने की क्षमता के कारण वह रासायनिक गुणों के समूह में 17 के सदस्यों और समूह 1 के सदस्यों के दोनों के समान है। इसलिए मेंडलीफ की आवर्त सारणी की तरह ही आधुनिक आवर्त सारणी भी उसका स्थान अनिश्चित है, लेकिन हाइड्रोजन को सामान्य स्वरूप के रूप में दर्शाया जाता है। अब क्या है, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। अब जो आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की बढ़ती संख्या के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने पर तत्वों के गुण में आवर्तिता पाई जाती है। बढ़ती हुई परमाणु संख्या के साथ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की पुनरावृत्ति ही गुणों की आवर्तिता के आधार पर होती है। जब हम वर्ग में नीचे की ओर बढ़ते हैं तब आवर्त में बाईं की ओर बढ़ते हैं, तब उनके भौतिक और रासायनिक गुणों में परिवर्तन मिलते रहता है। अब संयोजकता क्या होता है। संयोजकता तत्वों का महत्वपूर्ण गुणधर्म है। तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर समझाया जा सकता है। किसी तत्व के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या या अष्टक पूर्ण करने के लिए आवश्यक इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम संयोजकता कहते हैं। मतलब जैसे हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाला, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालते हैं, 1s2 2s2 2p6। अब 2p में क्या है,
केवल एक इलेक्ट्रॉन है तो ये इसकी संयोजकता कहलाती है, उसी को बताया जा रहा है। जैसे ये क्या बताया जा रहा है इसमें, ये हो गया हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड और ये हो गया संयोजकता। जैसे लिथियम की संयोजकता 1, बेरिलियम की 2, बोरान की 3, कार्बन की 4, नाइट्रोजन की 3, ऑक्सीजन की 2, फ्लोरीन की 1, नियॉन की 0। तो एक समय में क्या हो रहा है, ये बढ़ते जा रहा है 4 तक, फिर उसके बाद 4 से ये क्या है वो घटते जा रहा है। तो उसी चीज़ को इसमें बताया जा रहा है कि एक तो दूसरे आवर्त में हाइड्रोजन के सापेक्ष तत्वों की संयोजकता 1 से 4 बढ़ रही है, फिर उसके बाद घटते जा रही है और शून्य तक पहुंच जा रही है। अब हम देखेंगे परमाणु आकार। अलग अलग तत्वों के परमाणु का आकार भी अलग अलग होता है। उनके आकारों की तुलना उनके परमाणु त्रिज्या के मान के आधार पर की जा सकती है। परमाणु त्रिज्या से तात्पर्य परमाणु के नाभिक से उसके बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक कोश के बीच की दूरी, मतलब परमाणु के नाभिक से उसके बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक कोश की दूरी। समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का आकार जो है बढ़ता है और नीचे जाने पर एक नए कोश जुड़ जाते हैं। इसे नाभिक और बाहरी कोश के बीच की दूरी क्या होती है, बढ़ जाती है। ऊपर से अगर हम नीचे आएंगे तो परमाणु का आकार जो है वो बढ़ते जाएगा, है ना। यही चीज़ को उसमें बता रहा है। अब क्या है, हम देखते हैं कि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या क्या होती है, घटती है। नाभिक के आवेश बढ़ने से नाभिक में इलेक्ट्रॉनों को ज़्यादा आकर्षित, जिसके परमाणु का आकार क्या है, घटता जाता है। एक तो क्या होता है कि बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती है। क्यों घटती है, क्योंकि नाभिक में आवेश बढ़ने से जो नाभिक है इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा आकर्षित होते हैं। मतलब वो जो ज़्यादा शक्तिशाली वाला है तत्व वो उसको क्या करेगा, वो अपनी ओर खींचते जाएगा, जिससे उसका जो आकार है वो क्या होता है, छोटा होते जाता है। अब तक 118 तत्वों की खोज की जा चुकी है। प्रत्येक तत्वों के कुछ लाक्षणिक गुण होते हैं। इन्हीं गुणों के प्रयास के आधार पर तत्वों को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा जाता है, एक तो धातु और दूसरा उपधातु। अब क्या बताया गया, द्वितीय आवर्त के तत्वों में धात्विक और अधात्विक गुणधर्म, जैसे लिथियम के परमाणु संख्या 3, बेरिलियम का 4, बोरान का 5, उसी तरह फ्लोरीन तक न होता है। हम जानते हैं कि जो तत्व इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं वे धातुएं कहलाते हैं, जैसे लोहा और जिंक। मतलब जैसे जो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, मतलब दूसरे को देगा, वो धनायन बनाएगा। जैसे सोडियम में लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन बच जाता है तो वो इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है। और जो तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वे अधातुएं कहलाते हैं, जैसे ऑक्सीजन और फ्लोरीन। इनका मतलब लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन होता है 6 या 7 होता है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन लेके अपना जो अष्टक है उसको पूरा कर लेती है। 1s2 2s2 2p6 इस टाइप का पूरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। आवर्त सारणी में एक टेढ़े मेढ़े रेखा धातुओं को अधातुओं से अलग करती। इस रेखा पर आने वाले तत्व जैसे बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम से आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम और पोलिनियम है। धातुओं और धातुओं के दोनों के गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, अधातु या उपधातु कहते हैं। समूह में ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक गुणों में वृद्धि और अधात्विक गुणों में कमी होती। मतलब ऊपर से अगर हम नीचे आएंगे तो धात्विक गुणों में तो वृद्धि होगी लेकिन अधात्विक गुणों में कमी आएगी। अब देखते हैं आयनिक ऊर्जा, आयनन ऊर्जा या आयनन विभव। देखते हैं कि गैसीय अवस्था में किसी विलगित परमाणु के सबसे दुर्बलता से बंधे इलेक्ट्रॉन के बाहर निकलने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे आयनन ऊर्जा या आयनिक विभव। जो इलेक्ट्रॉन अपने लास्ट में, जैसे एक इलेक्ट्रॉन है तो इसे निकलने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे आयनन ऊर्जा कहते हैं। विलगित परमाणु प्राप्त करने के लिए ठोस तथा द्रव तत्वों को गैस में परिवर्तित किया जाता है। यदि द्रव तत्व अणु रूप में होते तो उसे परमाणु के रूप में वियोजित किया जाता है। आयनन ऊर्जा की इकाई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होती है।
हाइड्रोजन से पोटेशियम की ओर जाने पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने के साथ साथ कक्षाओं की संख्या भी बढ़ती, इसलिए नाभिक के अंतिम इलेक्ट्रॉनों से दूरी बढ़ जाती, जिसके कारण बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें कम ऊर्जा की आवश्यकता हो। अतः वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आयनन ऊर्जा का मान क्या होता है? कम होता है। लिथियम से नियॉन, ये हो गया लिथियम, ये हो गया नियॉन की तरफ बढ़ते हुए क्या कक्षों की संख्या में कोई परिवर्तन आता है? हम देखते हैं कि सभी की कक्षाओं की संख्या 2, जैसे पोटेशियम और लिथियम के और एल ही है, लेकिन परमाणु संख्या बढ़ती जाती है, जिसके कारण नाभिक आवेश के लिए अधिक ऊर्जा की नाभिक आवेश में वृद्धि होती है। अतः इलेक्ट्रॉनों को नाभिकीय आकर्षण बढ़ जाने के कारण बाहरी कोशों के इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता। अब जैसे लास्ट में क्या है, 1 है तो इसे निकालने में आसानी होगी, 2 है उसे निकालने में उतनी ही मुश्किल होगी, 3 है उसे निकालने में और ज़्यादा मुश्किल होगी। तो ये मुश्किलें जो होती हैं बढ़ती जाती हैं, इसलिए आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर प्रायः जो आयनन ऊर्जा का मान है वो बढ़ता जाता है, क्योंकि आयनन ऊर्जा ज़्यादा लगने लगती है। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता। धातुएं इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या बनाती? धन आयन बनाती। मतलब 1 इलेक्ट्रॉन दी तो +1 और 2 इलेक्ट्रॉन दी तो +2। तो समूह 1 और वह 2 के तत्व के बाहरी कोश में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन त्याग कर एक संयोजी और दुसंयोजी आयन बनाते हैं। ये सभी तत्व आवर्त सारणी में बाईं ओर स्थित हैं। आवर्त सारणी के दाईं ओर अधातुएं ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋण आयन बनाती। मतलब जहाँ पे +1 है तो उनकी में लिखाएगा -1 -2। निकली हुई यह ऊर्जा इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाती है। समानतः किसी आवर्त में बाईं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान बढ़ता है और किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर इसका मान कम होता है। मतलब इधर ये से इधर ये वाले एरो में जाएंगे तो इसका मान बढ़ेगा, ऊपर से नीचे आएंगे तो घटेगा। अब देखते हैं विद्युत ऋणात्मकता। क्या होता है विद्युत ऋणात्मकता? यदि 2 अलग अलग प्रकार के परमाणु के बीच एक सहसंयोजक बल हो तो किसी एक परमाणु के साझे के इलेक्ट्रॉन युग्मों को अपनी ओर आकर्षित करने की प्रवृत्ति दूसरे परमाणु की इस प्रवृत्ति से अधिक होती है। जैसे HCl में अणु के साझे में एक इलेक्ट्रॉन युग्म होता है। इसे क्लोरीन परमाणु हाइड्रोजन परमाणु की अपेक्षा साझे से इलेक्ट्रॉन युग्म को अधिक आकर्षित करता है। जैसे हाइड्रोजन में 1 होता है और क्लोरीन में लास्ट में 7 बचता है। तो ये जो 7 है इसको अपनी ओर आकर्षित करने के लिए ज़्यादा बल लगाएंगे, इसलिए जल्दी से आकर्षित हो जाएगा। वह परमाणु जो साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करते हैं अधिक ऋण विद्युतीय कहलाते हैं और वह आंशिक ऋण विद्युतीय हो जाते हैं। अतः किसी यौगिक के अणु को उसके किसी परमाणु द्वारा साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करने की प्रवृत्ति को विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत ऋणात्मकता। अगर कोई अपनी ओर आकर्षित समानता किसी आवर्त में बाईं से दाईं जाने पर विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है। मतलब इधर से इधर हम जाएंगे तो विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती जाएगी। जैसे इसकी 1 है तो उसकी 2, तो उसकी 3, तो उसकी 4, इस टाइप से बढ़ती जाती है। और ऊपर से अगर नीचे आएंगे तो इसका मान, जैसे इसका 5 है तो 4, फिर 3, इस टाइप से कम होती जाती है। इलेक्ट्रॉन बंधुता और विद्युत ऋणात्मकता एक दूसरे से भिन्न होते हैं। विद्युत ऋणात्मकता संयोजकता बंध से जुड़े 2 परमाणु के साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म को किसी एक परमाणु द्वारा आकर्षित करने का गुण होता है। अतः यह सापेक्ष संख्या है तथा इसकी कोई इकाई नहीं होती। जबकि इलेक्ट्रॉन बंधुता
स्वतंत्र गैसीय परमाणु के एक इलेक्ट्रॉन को जोड़ने पर मुक्त ऊर्जा होती है, जिसकी इकाई ईवी। ईवी से क्या, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो निकलता है, इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। ठीक है, तो हमारा ये वाला जो चैप्टर है ये ख़त्म होता है। इसमें हमने देखा कि जो तत्वों की खोज कैसे हुई, फिर उसके बाद उन्हें रखा कैसे कैसे गया। कई साइंटिस्ट ने तत्वों को अपने हिसाब से रखने की कोशिश की, तो कई लोग का जो था वो कुछ तत्वों पर ही सही होता था, बाकी पूरे तत्वों पे वो सही नहीं बैठता था। फिर उसके बाद इसमें कई सारे संशोधन हुए, तो फिर धीरे 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 जो परमाणु भार के आधार पर रखा जाता था, तो उसको परमाणु संख्या के आधार पर रखना शुरू हो गया। फिर जो तत्वों का सही क्रम बैठा, फिर हम देखें कि तत्वों को ऊपर से नीचे जाने पर घटता है, उसका इलेक्ट्रॉन बंधुता, आयनन ऊर्जा, या कई प्रकार के हमने देखा इलेक्ट्रॉन बंधुता, आयनन ऊर्जा। तो बाईं से दाईं ओर और ऊपर से नीचे की ओर हमने देखा कि किसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ रही, किसकी घट की, आयनन ऊर्जा किसकी बढ़ रही। तो और मेन है प्रिडिक्ट टेबल याद होना चाहिए। तो इस चैप्टर में अगर प्रिडिक्ट टेबल आपको याद है तो ये आपको बहुत अच्छा रहेगा, आपको ये आगे तक काम आएगा। तो ज़रूर से ज़रूर उस प्रिडिक्ट टेबल को याद कर लें। धन्यवाद।